Good morning to all of you. Environment Studies Chapter 1 Ecology and Environment Chapter 1 का हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल टर्म्स. कौन कौन से इकोलॉजिकल टर्म्स हैं जिन्हें हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं. इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. हैबिटेट क्या होता है या वास स्थान क्या चीज़ होती है. तो किसी जीवधारी का प्राकृतिक घर है ना, जहाँ वो रहता है. जैसे कैमल का प्राकृतिक घर क्या हो जाएगा, या फिर हैबिटेट क्या हो जाएगा, रेगिस्तान है ना. इकोलॉजिकल निश किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी निश किसे कहते हैं, किसी प्रजाति पारितंत्र में उसकी भूमिका क्या है उसे कहते हैं. ठीक है. जैसे मधुमक्खी है, उसका काम क्या है, तो शहद बनाना. तो मधुमक्खी का निश क्या है, परागण करना और शहद बनाना. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड वन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण है ना. ये शब्द सक्सेशन किसने दिया था, रैगनार हूल्ट ने दिया था 1885 में. ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी. वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें समय के साथ एक प्रकार का समुदाय या कम्युनिटी बोल सकते हैं दूसरे की परिस्थिति परिस्थापित होता है ना. एक कम्युनिटी जो होता है वो दूसरे पे आगे कम्युनिटी, या सक्सेशन ऐसे समझ सकते हो ना आप, जनरेशन्स के हिसाब से जनरेशन, या फिर आप इनहेरिटेंस के बेसिस पे आप समझ सकते हो ना. एक का सक्सेशन क्या होता है, दूसरा सक्सेशन जैसे राजाओं का सक्सेशन है ना. तो फर्स्ट पेरेंट है, उसके बाद फिर उनके चाइल्ड होंगे, फिर उनके चाइल्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन. तो ऐसे इकोलॉजिकल सक्सेशंस होते हैं. जैसे बंजर भूमि हो गया, बंजर भूमि सक्सेशन क्या होगा, पहले बंजर भूमि था, फिर धीरे धीरे काई हुई उस पर, काई से फिर घास बने, फिर झाड़ियाँ बनी, फिर वन बने. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, यह मापता है कि किसी मानव जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितनी भूमि और जल की आवश्यकता होती है ना. और इसे हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम मापते हैं, किससे मापते हैं, ग्लोबल हेक्टेयर से मापते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. डीप इकोलॉजी 1974 में अर्नेनेस ने यह अवधारणा बताई थी कि सभी जीवधारियों को जीने और विकसित होने का एक समान अधिकार होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड डीप इकोलॉजी है ना, एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए. सिक्स पॉइंट इज इकोटोन. इकोटोन क्या चीज़ होती है, तो दो अलग अलग इकोसिस्टम के मिलने की जगह होती है इकोटोन है ना. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जंगल और घास के मैदान जहाँ दोनों मिल रहे हैं है ना, वो पट्टी कहलाएगी इकोटोन है ना. जंगल है, अब कहीं पे घास के मैदान भी तो आएंगे है ना, या कहीं पे मैदानी क्षेत्र भी तो आएगी. तो जहाँ जंगल खत्म हो रहा है, जहाँ घास के मैदान, घास शुरू हो रहे हैं, तो उनका जो एक पॉइंट होगा, एक पट्टी होगी जहाँ पे कुछ जंगल के कुछ हिस्से भी होंगे, पट्टियाँ भी होंगी है ना, घास के मैदान होंगे. दैट पॉइंट इज नोन एज इकोटोन है ना. जैसे नदी नदी बह रही है, तो कहीं ज़मीन भी तो होगी उसके आसपास, तो नदी और ज़मीन का जहाँ पे संगम हो रहा है या फिर पॉइंट है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज इकोटोन. ठीक है. जैसे पहाड़ है और मैदान है. शिवालिक की पहाड़ियों का एग्जांपल ले लो है ना. शिवालिक की पहाड़ है, उसके पहाड़ के नीचे क्या है, फिर मैदान है ना. एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं, तो वो पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, या उस पट्टी को क्या बोल सकते हैं हम, इकोटोन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिक होती है क्योंकि यहाँ दोनों क्षेत्रों की पौधे और जानवर पाए जाते हैं ना. इसलिए इकोटोन वाले पॉइंट पे क्या होगा कि जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, प्लांट्स एनिमल्स दोनों ज़्यादा होंगे है ना. अब देखो, जहाँ पे जंगल और घास दोनों का संगम हो रहा है, या जो पट्टी बन रही है, वहाँ घास पे पाए जाने वाले एनिमल्स भी पाए जाएंगे, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे, और जंगल में पाए जाने वाले भी पाए जाएंगे है ना. इसलिए यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोटोन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव बताना है. ऊर्जा का स्रोत क्या होता है मेनली, तो अल्टीमेटली सूर्य ही है सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है ना. सूर्य ही है सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत. जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से है ना, सूर्य का प्रकाश यूज़ करते हैं. फिर जानवर क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, इन पौधों से बनाते हैं. ठीक. फिर आगे मांसाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन जानवरों को खा लेते हैं है ना. जानवरों को खा रहे, वो जानवर कौन से, शाकाहारी, क्योंकि ये इन जानवरों को ही तो खा रहे हैं मांसाहारी. तो ये जानवर क्या हैं, वो पौधों को खा रहे हैं वो जानवर, तो शाकाहारी ये चीज़ों को खा रहे हैं वो. अब देखो, अब ये सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं है ना, एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. लेकिन कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम यहाँ पढ़ेंगे 10% एनर्जी लॉ. 10% एनर्जी लॉ में क्या होता है, रेमंड लिंडमैन ने दिया था ये 10% एनर्जी लॉ. ध्यान देना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन.
ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषण स्तर पर जाता है या फिर ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट ने खाना बनाया, अपने पास एनर्जी रखी, उसके पास है 1000 यूनिट। ठीक है, अब जो आगे एनिमल होगा ना, या ये जो प्लांट को ये घास फूस जो भी होंगे उनको आगे हिरण खाएंगे, गाय खाएंगे, जो भी खाएंगे, उनके पास ये जो प्लांट है इसकी कितनी एनर्जी जाएगी, तो सिर्फ 10% जाएगी। तो देखो अब 1000 का 10% निकाल करके देखो, 1000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 100 आया ना। अब ये 100 यूनिट इसके पास आ जाएगा। अब इस 100 का आगे 10% निकालो, तो 100 का 10% निकालो आप, 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 का 10% निकालो तो 1 यूनिट आएगा, 1 है ना। तो आगे जनरेशन में या आगे यूनिट में, आगे ट्रॉपिक लेवल में जितना जा रहा है वो क्या है, हर एक का 10% पास होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हमारा ये लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी कम लेते जाएंगे वो एक दूसरे से, है ना। शुरू में 1000 था, फिर इसका इन्होंने 100% ही लिया, 100 लिया, 100 यूनिट लेने के बाद इन्होंने 10 लिया, मतलब 10% ले रहे हैं। 10 का इन्होंने 10% लिया तो 1 यूनिट ही बना, है ना। तो आगे जाओगे जितनी भी जनरेशन्स या फिर जितने भी ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे उतनी एनर्जी लेवल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 10% एनर्जी लेवल। फूड चेन डायरेक्शंस, फूड चेन डायरेक्शन क्या चीज़ है, तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना। यूनिडायरेक्शनल कैसे है भाई, तो देखो प्लांट से एनिमल की तरफ जा रहा है, एनिमल से मांसाहारी की तरफ, और फिर शीड्स मांसाहारी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड चेन डायरेक्शन। फूड चेन की डायरेक्शन क्या होती है, तो यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यह हमेशा निचले पोषण स्तर से ऊंचे पोषण स्तर की तरफ जाता है ना। जैसे ये निचला पोषण स्तर हो गया, जितने ऊंचा जाता जाएगा उतना पोषण स्तर क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, और यूनि डायरेक्शनल होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, कभी भी नीचे से ऊपर जा रहा है। शीर्ष शिकारी जो होते हैं या सबसे ऊपरी शिकारी जो होते हैं, जो हम बोल सकते हैं गीदड़ होते हैं या फिर गरुड़ होते हैं या शेर होते हैं, ये शीर्ष शिकारी माने जाते हैं ना, जो मेनली क्या खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। या एपेक्स प्रेडेटर बोल सकते हैं, या टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं, सबसे ऊपर कंज्यूमर्स, इनको खाने वाला कोई नहीं होता है ना। जैसे शेर, शार्क, गरुड़, इनमें कोई भी प्राकृतिक शत्रु इनका नहीं होता, क्योंकि यही सबसे टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, इनके ऊपर इन्हें खाने वाला कोई होता ही नहीं है इसलिए। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्या चीज़ होती है, तो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है या सब्सटेंसेस है, लाइक जल, जैसे जल हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का सजीव और निर्जीव प्रकृति के बीच सतत संचलन, है ना। यही तो है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल साइकिल्स, है ना। इसमें होता है क्या, सजीव और निर्जीव दोनों जो हैं, दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं आपस में, है ना। जैसे कि कोई सब्जी है वो ख़राब हो गई है, डिकम्पोज होना है, उसके अंदर जल है ना, तो जल क्या करता है, डिकम्पोज कर रहा है उसको। तो जितने भी डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल में डिकम्पोज हो जाती हैं, मिट्टी में अवशोषित कर लिए जाते हैं वो। नेक्स्ट आएगा मोस्ट सस्टेनेबल या फिर टिकाऊ इकोसिस्टम, कौन सा है, तो महासागर है हम बोल सकते हैं, या ओशियन है। कैसे, क्योंकि ये स्थिर भी है, बहुत बड़ा भी है, विशाल भी है, और पोषक तत्वों के प्रभावी ढंग से ये पुनर्चक्रित करता है ना। ये मेनली क्या होता है कि बहुत बड़ा भी है, इसमें सभी प्रकार की क्या एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं उनकी जो पाए जाते हैं। अनुकूलन या एडेप्टेशंस क्या होते हैं, तो किसी जीवधारी की वह क्षमता जिससे वह बदलती परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने व्यवहार, शरीर की संरचना या कार्यों को बदल लेता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लो, है ना। ह्यूमन बींग्स भी तो अब पहले हम अभी इंसान है ना, पहले क्या थे, हम जानवर ही तो थे, तो हमने एडेप्टेशंस किया है ना, हमारे अंदर एडेप्टेशंस हुए हैं, तभी तो हम अभी अपने क्रिया को चेंज कर पाए हैं। एग्जाम्पल कैमल का ले लो, तो कैमल के एडेप्टेशंस क्या हैं कि वो जल संग्रहित करके रखता है अपने कुबड़ में, है ना। उसकी लंबे टांगे होती है ताकि वो रेत पे चल पाता है, और लंबी टांगे के साथ साथ चौड़े गद्देदार पैर भी होते हैं जो चलने में मदद करते थे। ये किसके, ऊँट के एडेप्टेशंस है जो कि रेगिस्तान में चलने में मदद करते हैं। अच्छा, आप ये बताओगे रेगिस्तान, गोबी का आप कमेंट में बताओगे कि गोबी का रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान 2, एक सहारा बताओगे आप, सहारा डेजर्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, और गोबी डेजर्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। ओके, ये दो आप कमेंट में बताओगे। फिर हमारा पोलर बियर, पोलर बियर का क्या एडेप्टेशंस है, तो हम बता सकते हैं कि मोटा फर होता है ना, और वसा की मोटी परत होती है उसके ऊपर, ताकि उन्हें ठंड भी ना लगे, इसलिए वो क्या, कहाँ पे रहते हैं, वो आइस बर्ग एरिया में रहते हैं। कैक्टस की बात करें तो कैक्टस क्या होते, कहाँ पे होते हैं, तो रेगिस्तानी इलाके में होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कांटे, पत्तों की जगह क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, जो कि कम जल को अवशोषित करते हैं। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो कितने इकोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशंस के लेबल हैं, तो फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल, कोई भी अकेला होता है, अकेला फिर एक के बाद दो मिलते हैं, तीन मिलते हैं, तो एक पॉपुलेशन बनती है, जनसंख्या बनती है। बहुत सारे पॉपुलेशन जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कम्युनिटी बन रही है। कम्युनिटी के बाद क्या बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी आपस में जुड़ रहे हैं तो इकोसिस्टम बन रहा है। इकोसिस्टम के बाद क्या बनता है हमारा, दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम जब जुड़ रहे हैं तो उसे बायोम बोल रहे हैं हम, और उसके बाद बायोस्फीयर बन रहा है ना। बायोम क्या चीज़ है हमारा, बायोम क्या चीज़ है, जैसे अभी हमने रेगिस्तान का लिया ना एग्जांपल, बायोम है, टुंड्रा वनस्पति एक बायोम है, रेगिस्तानी एक बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट एक बायोम है ना। तो ये सारे क्या हैं, एक बायोलॉजिकल बायोस्फीयर बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोम। ठीक है, उसी से क्या बनता है फिर हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे, या प्लेलिस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। थैंक यू।